नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। वन जीव सप्ताह के अवसर पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देहरादून जू में कार्यक्रम किए जाएंगे। 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब समीक्षा बैठक में भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, आज देहरादून जू में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सीएम धामी आज पहुंचेंगे। इसके साथ ही 12:30 बजे का वक्त जब सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, वन्य जीव सप्ताह के मौके पर आज ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देहरादून जू जाने वाले हैं, वहां पर भी आज कार्यक्रम होने वाला है। और इसके साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। समीक्षा बैठक के बाद सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। तो सीएम हेल्पलाइन के जरिए लोग अपनी परेशानियां डायरेक्ट सीएम तक पहुंचा सकते हैं और इस हेल्पलाइन के जरिए लोगों को तत्काल मदद मिलती है। अब ऐसे में किसी भी तरह की कोई परेशानियां किसी को ना आए, लोग किसी भी तरह की मुसीबतों से ना जूझें, उनकी परेशानियों का निराकरण तत्काल हो सके, इन सभी को लेकर के आज सीएम हेल्पलाइन की भी समीक्षा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। और अब बड़ी खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहत राशि बांटी है। सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की मदद की है। 13 परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सहस्त्रधारा में पिछले दिनों हमने देखा था भीषण प्राकृतिक आपदा, जिसके बाद अब आपदा प्रभावित परिवारों को चेक वितरित किया गया है। 13 परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे गए हैं। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 3,80,000 की मदद भी कैबिनेट मंत्री की तरफ से की गई है। एक मृतक के परिवार की आर्थिक सहायता भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को राहत राशि बांटी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने देखा था मानसून के दौरान उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा। सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की अब मदद करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे हैं। लोगों को राहत राशि दी है। 13 परिवारों को राहत राशि के उन्होंने चेक सौंपे हैं। तो जिस तरह से पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा आई, लोगों के मकान पूरे के पूरे मलबे में तब्दील हो गए, पूरे मकान बह गए, नदियों में समा गए और लोग बेघर हो गए। कई परिवारों के घरों का दिया बुझ गया, कई परिवारों के घर के लोगों की जानें चली गई। तो अब ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचा है। सहस्त्रधारा में ये भीषण प्राकृतिक आपदा और इसका खामियाजा वहां के लोग तो भुगत ही रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से उन्हें राहत राशि प्रदान की जा रही है। 13 परिवारों को चेक वितरित किया गया है। और वहीं देहरादून में एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और बिहार चुनाव से पहले वे जिस कवायद को एसआईआर कह रहे हैं, उन्होंने जो सूची जारी की है उसमें वे बार बार कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, लेकिन अब उन्हें हमें बताना चाहिए कि मतदाता सूची से कितने घुसपैठियों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और इसीलिए ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत और जिस तरह से एसआईआर को लेकर के हंगामा हमने देखा, लोकसभा के सेशन के दौरान से लेकर के सदन से लेकर के सड़कों तक ये पूरा हंगामा नजर आया। विपक्षी दलों के सांसदों ने इस पर हंगामा किया और अब इस एसआईआर पर अब विपक्ष के नेता हरीश रावत और अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और इसीलिए अब चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता बहुत कम कर दी है और बिहार के चुनाव से पहले ये जिसको एसआईआर कह रहे हैं
वो करवा करके और अपनी भत पिटा दी। अब वो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, इतना कहा कि इसमें घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। अब जरा बताएं तो सही कितने घुसपैठिए हैं जिनको मतदाता सूची से बाहर किया है, ये बताएं। और साथ साथ अभी आंकड़े सामने आएंगे कि कितने जेन्युइन लोगों के नाम काटे हैं, वो देखेंगे। और जो नए जुड़े हैं, अब तो भाजपा के पास जो पोर्टेबल मतदाता हैं, जिनको इस राज्य उस राज्य, इस विधानसभा उस विधानसभा सब जगह ले जाकर के वोट डलवाते हैं, ऐसे लोग बिहार में भी कितने हैं। अब हमारे कार्यकर्ता, वहाँ के हमारे नेतागण ये तथ्य सामने लाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, इसलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम है। यूके SSSC पेपर लीक का मामला है, जहां पर मामले में अब सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने 3 प्रमुख मांगे उठाई है। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यूके SSSC अध्यक्ष को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। लीक पेपर परीक्षा को कैंसिल कर नई परीक्षा तिथि घोषित कराने की भी बात अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। तो आज सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है कांग्रेस पार्टी और 3 प्रमुख मांगे अब इसे लेकर के कांग्रेस ने उठाई है। पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। लीक पेपर परीक्षा को कैंसिल कर नई परीक्षा तिथि घोषित की जाए, ये मांग की जा रही है। तो सीएम हाउस के घेराव में आज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। उत्तराखंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री आवास आज कूच कार्यक्रम है, तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 3 प्रमुख मांगे उठाई हैं। यूके SSSC पेपर लीक परीक्षा का ये पूरा मामला है, जहां अब कांग्रेस की 3 मांगे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम है, तो सीबीआई से इस पूरे पेपर लीक की जांच कराने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरीश, अब जिस तरह से यूके SSSC का मामला हमने देखा था, पेपर लीक का मामला हमने देखा था, लगातार हमने देखा कि युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार पर तमाम तरह के सवालिया निशान खड़े कर रही है। आज सीएम हाउस का घेराव भी होने वाला है, और भी क्या कुछ अहम जानकारियां? देखिए गरिमा, जिस तरह से अभी हाल में जो पेपर लीक का जो मामला था उसको लेकर के लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब धरना स्थल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने आश्वासन छात्रों को दिया है कि जिस तरह से छात्रों की मांग थी कि इस पूरे प्रकरण की जो सीबीआई से जांच हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर संस्तुति दी है और उसके बाद अब सीबीआई जांच की जो अगुवाई है वो यहाँ पर होनी है, किस तरह से होनी है, इसको लेकर के कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो ठंडे बस्ते में न चले जाए। तो इसी को लेकर के आज उत्तराखंड कांग्रेस का जो डेलीगेशन है आज मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। ठीक 11 बजे का कार्यक्रम है, जब सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें उनकी मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच रहे हैं। ठीक 11 बजे जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां से तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस डेलीगेशन में शामिल होंगे, चाहे उसमें प्रीतम सिंह हो, गणेश गुर्जर हो, हरीश रावत हो, करण महरा हो। तमाम जो लोग हैं वो आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने वाले हैं। जिसमें अगर उनकी मांगों की अगर बात करें गरिमा, तो उसमें जो खासतौर पर जो मांग रखी गई है, पेपर लीक की जांच जो हो वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से और उनकी निगरानी में हो, इसको सीबीआई से जांच कराने की भी बात की जा रही है। दूसरी तरफ यूके SSSC के जो अध्यक्ष हैं गणेश मारतोलिया, उनको तत्काल बर्खास्त करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। दूसरा जो लीक पेपर है उस पेपर को जो परीक्षा हुई है उसको कैंसिल करके नई जो परीक्षा तिथि है उसे घोषित करने की बात कांग्रेस कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या उचित निर्णय लेती है। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज काफी आक्रोशित साथ ही हरीश ये भी जानकारी दीजिएगा कि आज कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के जमावड़े की भी बात कही जा रही थी, तो कौन कौन से ऐसे लीडर्स होंगे जिनकी मौजूदगी में आज ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है?
देखिए, गरिमा, जैसे मैंने बताया कि उसमें हरीश रावत हैं, करण माहरा हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ही डेलीगेशन आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने वाला है। इसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, साथ ही साथ गणेश गोदियाल होंगे, जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, और प्रतन सिंह, जो भी पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, और जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी इस डेलीगेशन में ठीक 11 बजे जो यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से इनका जो प्रदर्शन है वो यहाँ से शुरू होगा और मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए निकलेंगे। जी हरीश, ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस पेपर लीक को लेकर के सरकार का क्या कुछ रुख रहा है? देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे थे, और 9 दिन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचे। वहां पर तमाम जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे थे, बेरोजगार संघ के जो लोग थे, उनको आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांग है, क्योंकि छात्रों की एक सूत्रीय मांग थी कि जो पेपर लीक की जो घटना हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा था। तमाम जिलों में भी ये कार्यक्रम आउट किए गए थे, अलग अलग जिलों में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रोशित छात्र नजर आ रहे थे। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री हो या जो हरिद्वार से सांसद हैं, वो भी उन्होंने भी खुल के कहा है कि कहीं न कहीं सरकार को भी लेना चाहिए, और इस तरह से जो पेपर लीक की जो घटना हुई उसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे, धरना स्थल पर पहुंचे, वहां पर तमाम जो छात्र थे उनको आश्वासन दिया। उसके बाद छात्रों ने जो आंदोलन है वो खत्म किया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है। सीएम हाउस घेराव में तो वैसे में प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम हैं हरीश, इसे लेकर के भी जानकारी साझा करें। देखिए, आज तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। राजपुर रोड जो सचिवालय के पास में है वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है, और खासतौर पर हाथी बगरा जो पुलिस चेक पोस्ट है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जो डेलीगेशन है वो मुख्यमंत्री आवास तक न पहुंच सके। और तमाम जगहों पर पुलिस की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, और ऐसे में किसी तरह से कोई घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रूट भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को भी दिक्कतें ना हो। ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ती है, जहां 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। 22 अक्टूबर को सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। वहीं 23 अक्टूबर को मां यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, चारों धाम यात्रा के अब कपाट बंद होने वाले हैं। सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, फिर बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट भी 23 अक्टूबर को बंद होने हैं। वहीं 23 अक्टूबर को ही मां यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। तो अब 4 धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। 23 अक्टूबर को बाबा केदार के कपाट बंद होंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खन्नेड़ा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए गरिमा, इस बार की यात्रा की अगर बात करें तो यात्रा बहुत अच्छी यात्रा रही है। जिस तरह से सरकार ने भी कहा था कि लगभग 50 लाख के आसपास जो लोग हैं वो उत्तराखंड में दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और कहीं न कहीं चाहे वो मौसम हो या इस मानसूनी जो बारिश हो, आपदा जैसी स्थितियां भी देखने को मिली हैं। हालांकि उस बीच भी यात्रा काफी अच्छी रही है। सरकार को कई बार जो यात्रा है वो स्थगित भी करनी पड़ी। इसमें हम यात्रा रूट की बात करें तो यात्रा रूट को तत्काल खोलने के लिए सरकार की तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई थी, और अंतिम चरण में जो यात्रा है इस समय चल रही है। और आज की अगर बात करें तो जो चारों धाम के जो कपाट हैं उसको बंद करने की जो तिथि है वो भी घोषित हो चुकी है। 22 अक्टूबर सुबह 11:36 पर मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं, उसको लेकर के भी जानकारी मिली है। साथ ही साथ 23 अक्टूबर की बात करें तो सुबह 8:30 पर बाबा केदार के जो कपाट हैं वो बंद होने हैं, उसके लिए भी तिथि घोषित हो चुकी है। साथ ही साथ 23 अक्टूबर की अगर बात करें तो 12:30 पर मां गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद होने हैं। और अंत में जो होगा वो 25 नवंबर को ठीक 2:56 पर
बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो बंद किए जाएंगे। तो पूरी तरह से अब जो चार्ट है वो तैयार हो चुका है। जो विधि विधान के साथ जो दिन है वो निकाला गया है अलग अलग दिन में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जो कपाट बंद होने की जो तिथि है उसकी घोषणा हुई है। खुद बीकेटीसी की तरफ से इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो हुई है। जी ठीक है हरीश, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी ही नियुक्त को लेकर के निर्देश दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। पुलिस मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि निरीक्षकों के लिए निर्धारित थानों पर केवल निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी ही नियुक्त हों। उन्हें पुलिस मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने चिंता व्यक्त की है कि इन थानों पर नागरिक पुलिस के निरीक्षकों की नियुक्ति के बजाय उप निरीक्षकों की तैनाती की जा रही है। ये निर्देश कई जिलों में थाना प्रभारी के पदों पर की जा रही है। नियुक्तियों के मद्देनजर अब इसे जारी किया गया है, जो सरकारी आदेशों के विपरीत है। तो डीजीपी मुख्यालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। ये बड़ी जानकारी पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। वहीं बड़कोट में नगर व्यापार मंडल की तरफ से आयोजित 4 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा और 9 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा कार्यक्रम राणा लॉज से नगर के मुख्य मार्ग से भगवती मंदिर और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर होते हुए कथा स्थल पहुंची। व्यापार मंडल अध्यक्ष धनबीर रावत ने बताया कि क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए और दैवीय आपदाओं में मृत आत्माओं की शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की टोली की तरफ से संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे प्रदेश और उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में आई प्राकृतिक आपदाओं से इस बार बहुत जान माल का नुकसान हुआ और कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। विगत कई वर्षों से बड़कोट व्यापार मंडल धार्मिक आयोजन करते आए हैं। इस साल दैवीय आपदाओं में मृत आत्माओं की शांति और क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के लिए इस बार प्रज्ञा पुराण कथा और 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है और 5 अक्टूबर को विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां कारबेट नगरी रामनगर विधानसभा में बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने बड़ा बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा है कि सीएम धामी द्वारा लव लैंड मजार जिहाद पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सीएम धामी से मांग की गई है कि जो लोग नाबालिग लड़कियों से छल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। धामी जी द्वारा लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद पर और मजार जिहाद पर लगातार उत्तराखंड के अंदर कार्रवाई हो रही है और रामनगर वासियों की मांग है कि जो लव जिहाद द केला स्टोरी रामनगर में जो लिखी गई 10 दिन पूर्व हिंदू नाबालिग लड़की को और एक मुस्लिम लड़की द्वारा बुर्खा देना और मुस्लिम लड़के से दोस्ती कराना, तो पूरे रामनगर में उत्तराखंड में उबाल आया। तो एक मैसेज दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है, नाबालिग बच्चियों के साथ जो छल कर रहे हैं ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। जब एक जिहादी के घर पे बुलडोजर चलेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर इस लव जिहाद पे तभी लगाम लगेगी। और हम स्कूलों में जाकर अभिभावक संघ के साथ बैठक कर रहे हैं। स्कूलों में हम लोगों को बच्चियों को जो 9 से 12 तक की बच्चियां उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 25 बच्चियां और इनकी गिरफ्त में हैं। और वहीं उत्तरकाशी में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी दिवंगत पत्रकार राजीव प्रताप के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने उनके दीपनगर स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और हर तरह से सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बंशीधर तिवारी ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए
घटना की गहन और निष्पक्ष जांच के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। उत्तरकाशी के पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में गठित ये टीम हर पहलू से जांच करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ सच्चाई सामने लेकर आएगी। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।